हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के लिए इकोटोन पर बात कर रहे हैं। इकोटोन क्या होता है कि एक जोन ऑफ जंक्शन होता है या एक ट्रांजिशन एरिया होता है जो कि दो बायोम्स के बीच का एरिया कहलाता है। तो जैसे कि अगर कोई दो डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं तो उनके बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया है, उनके बीच का जो एरिया है जिसमें दोनों प्रकार की वनस्पति या एनिमल्स हमें मिल सकते हैं, वो इकोटोन कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है कि दो कम्युनिटीज़ मिल भी सकती हैं और इंटीग्रेट भी हो सकती हैं। दोनों प्रकार के इकोसिस्टम्स उसमें मिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। वो क्या है? मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्चुअली मेराइन और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का जोन है, जिसमें हमें थोड़े सिम्टम्स तो मेराइन के मिल सकते हैं और थोड़े सिम्टम्स हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के मिल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो दूसरे एग्जाम्पल में जैसे ग्रासलैंड्स हैं, तो ग्रासलैंड्स में अगर आप ज़मीन को देखोगे तो वो सूखी मिलेगी जैसे डेजर्ट में होती है, लेकिन उसमें क्योंकि घास घनी होती है तो हमें लगता है हम फॉरेस्ट में भी हैं। तो ग्रासलैंड भी एक प्रकार का इकोटोन है। इसी तरह एस्च्योरीज को देखें तो ये फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच का एरिया होता है। इसी तरह से अगर हम रिवर बैंक्स को देखें या हम मार्शलैंड्स को देखें तो जो मार्शी एरियाज़ हैं, दलदली जो भूमि होती है वो क्या है? सूखी और गीली भूमि के बीच का एरिया है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन एरिया कहलाता है। अगर हम आगे बात करें कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसके लक्षणों में प्रमुख लक्षण होता है कि ये नैरो भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच का एरिया, या ये बहुत चौड़े भी हो सकते हैं, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का एरिया। इसी प्रकार से इसमें दोनों ही इकोसिस्टम्स की बीच की कंडीशंस या मध्यम कंडीशंस पाई जा सकती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का जोन ऑफ टेंशन है। यूजुअली दूसरा तो पहले दो लक्षण तो हो गए कि नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है। दूसरा लक्षण है कि ये जोन ऑफ टेंशन होता है। ये दोनों इकोसिस्टम्स के बीच का एरिया कहलाता है। तीसरा, इसके अंदर जो डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है या जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखने को मिल सकती हैं वो है कि इसमें जो नंबर एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीशीज़ है जो कि बाहर जा रही है या अपनी कम्युनिटी से जो बाहर जा रही है वो ज़्यादा होती है। और कभी कभी इसमें क्या होता है, इसमें जो स्पीशीज़ दूसरे इकोसिस्टम में पहुंच रही होती है वो ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से एक मूवमेंट चलता रहता है कि इनकमिंग कम्युनिटीज़ और आउटगोइंग कम्युनिटीज़ दोनों का मूवमेंट इसमें चलता रहता है, और स्पेशली एनिमल्स के केस में ये कुछ ज़्यादा ही होता है। इसी तरह अगर एक पूर्णतया विकसित जो इकोटोन है उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। दोनों के बीच में कुछ ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं और दोनों के बीच में कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने अपने इकोसिस्टम्स में भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन में पहली तो हो गई नैरो या वाइड हो सकते हैं। दूसरा, इनमें जोन ऑफ टेंशन होता है, इंटरमीडिएट कंडीशंस होती हैं। तीसरा, इनका लक्षण क्या है कि इनमें पॉपुलेशन डेंसिटी आउटगोइंग कम्युनिटीज़ की और इकोसिस्टम की ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। और चौथा लक्षण है कि इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स इकोटोन में ऐसे हो सकते हैं जो दोनों ही इकोसिस्टम्स में नहीं पाए जाते। तो ये चार प्रकार के इसके लक्षण इकोटोन के होते हैं। अब हम आते हैं, एक टर्म आती है इकोलाइन। इकोलाइन क्या है कि एक इकोसिस्टम से
दूसरे इकोसिस्टम की तरफ जब हम मूव करते हैं तो एक ग्रेजुअल कंटिन्यूस चेंज आता है। जब हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की तरफ मूव करते हैं तो एक जोन ऐसा आता है जिसमें ग्रेजुअल पर कंटिन्यूस चेंज आते हैं। हालांकि दोनों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती है इस तरह की, जिससे कि हम दोनों इकोसिस्टम्स के बीच में कोई डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, लेकिन एक ग्रेजुअल चेंज होता है। और इस इको लाइन में एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, हमें एबायोटिक फैक्टर्स के ग्रेडियंट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। हमें टेम्परेचर, सैलिनिटी, इसमें भी हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। थर्ड टर्म आती है एज इफेक्ट और एज स्पीशीज। एज इफेक्ट हम किसको कहते हैं कि इसमें जब इकोटोन की बाउंड्रीज की बात आती है तो उनकी पॉपुलेशन यानी एनिमल्स की पॉपुलेशन या कम्युनिटी के स्ट्रक्चर की जो पॉपुलेशन है उसमें बदलाव आता है। ये हम शुरू से कह रहे हैं, तो इसको हम एज इफेक्ट का नाम देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि दोनों ही प्रकार के इकोसिस्टम्स के बीच में जो इकोटोन होता है, इकोटोन में नंबर एंड स्पीशीज़ की पॉपुलेशन दोनों में ही दोनों इकोसिस्टम से बहुत ज़्यादा अलग होता है और उनका नंबर भी बड़ा हो सकता है, स्पीशीज़ की वैरायटीज़ भी बड़ी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये एज इफ़ेक्ट कहलाएगा। और इस एज इफ़ेक्ट के जोन में आने वाली स्पीशीज़ को हम एज स्पीशीज़ कहते हैं। मोस्टली अगर हम देखें तो ये जो एज इफ़ेक्ट है हमें बर्ड्स के ऊपर ज़्यादा नज़र आता है। स्पेशली जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं उनमें हमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि फॉरेस्ट से अगर हम डेज़र्ट की तरफ जाते हैं तो हमें जो बर्ड्स की डेंसिटी है वो बिल्कुल क्लियर कट काफ़ी डिफरेंस हमें उन दोनों में नज़र आएगा। तो ये एज इफेक्ट एंड एज स्पीशीज़ हमारी थर्ड पॉइंट है। अब अगला है इकोलॉजिकल निश। निश हम किसको कहते हैं? किसी भी इकोसिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का स्पेशल या यूनिक फंक्शनल रोल और उसकी पोजीशन, वो उसका इकोलॉजिकल निश कहलाता है। यानी कि अगर हम स्पीशीज़ इटसेल्फ देखें तो हमें लगता है कि किसी इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन जब हम इसके फंक्शनल एस्पेक्ट पर आते हैं तो उस स्पीशीज़ का जो रोल है उस पूरे इकोसिस्टम के रेफरेंस में वो हम इकोलॉजिकल निश में लाते हैं। तो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पीशीज़ इन इट्स हैबिटेट, व्हाट? Functional characteristic of a species in its habitat is referred as niche. इसी तरह से अगर हम देखें तो नेचर में हमें कई स्पीशीज़ सेम निश को शेयर करती है पर उनके फंक्शंस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो अगर हम निश को देखें तो हमें कई प्रकार के निश देखने को मिलते हैं। पहला है हैबिटेट निश, हैबिटेट नाइश, दूसरा है रिप्रोडक्टिव नाइश, तीसरा है फिजिकल एंड केमिकल नाइश। तीन प्रकार के नाइश हमें देखने को मिलते हैं। हैबिटेट नाइश में जहाँ पर स्पीशीज़ रहती है, फूड निश जहाँ पर वो खाना खाती है और डिकम्पोजिशन करती हैं, और किन स्पीशीज़ से उसको कंपटीशन रहता है। दूसरा जो रिप्रोडक्टिव नाइश होता है वो कि स्पीशीज़ कब रिप्रोड्यूस करती है और कैसे करती है। थर्ड है फिज़िकल एंड केमिकल निश, यानी
उस लैंड का या उसके आवास का टेम्परेचर, लैंड का आकार, लैंड का स्लोप, उसकी ह्यूमिडिटी या उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये एक फंक्शनल एस्पेक्ट है। हैबिटेट जो है वो एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है, और ये अगर हम देखें तो ये एक फंक्शनल एस्पेक्ट है, निश जो है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स के कंजर्वेशन में बहुत मदद करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमें किसी स्पीशीज़ के आवास की जानकारी होती है तो हमें ज़रूर उसके निश रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीशीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि निश और हैबिटेट में क्या डिफरेंस होता है। निश, NICHE, निश, द हैबिटेट ऑफ अ स्पीशीज़ उसका एक पते की तरह से होता है कि वो उसका पता है जहाँ पर वो स्पीशीज़ मिलेगी, जबकि निश को हम देख सकते हैं कि उसका प्रोफेशन, एक्टिविटीज़ एंड रेस्पॉन्सेज स्पेसिफिक टू दैट स्पीशीज़। तो इस प्रकार से पहला डिफरेंस हम क्या देखते हैं कि हैबिटेट तो एक प्रकार से स्पीशीज़ का एड्रेस है जहाँ पे वो रहती है, और निश को हम कह सकते हैं कि उसका प्रोफेशन, यानी वो क्या एक्टिविटी करती है और कौन से रेस्पॉन्सेज उसके आसपास होते हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के। दूसरा पॉइंट डिफरेंस बिटवीन निश एंड हैबिटेट का है, निश अपनी स्पीशीज़ के लिए बहुत ही यूनिक होता है, जबकि एक हैबिटेट में बहुत सारी स्पीशीज़ रह सकती हैं। यानी निश यूनिक होगा स्पीशीज़ के लिए और हैबिटेट में बहुत सारी स्पीशीज़ रह सकती हैं। लेकिन एक हैबिटेट में रहने वाली दो स्पीशीज़ का निश कभी भी समान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक दूसरे से कंपटीशन होता है तब तक जब तक कि उनमें से एक ही नहीं रह जाती या एक ही हट नहीं जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो एक ही प्लांट पे अगर हम देखें तो कई प्रकार की डिफरेंट स्पीशीज़ के इंसेक्ट्स पाए जा सकते हैं, परंतु अगर वो कोएग्जिस्ट करते हैं तब तो ठीक है। कोएग्जिस्ट भी कैसे करेंगे? जब वो उनकी फीडिंग डिफरेंट एरियाज़ में प्लांट के होगी, यानी कोई स्टेम पे फीड करेगा, कोई पत्तियों पे फीड कर रहा होगा, तब तो उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर वो सेम पार्ट को खाना शुरू करेंगे उनके बीच में कंपटीशन होगा, और तब तक जब तक कि एक स्पीशीज़ बच नहीं जाती। तो ये निश और हैबिटेट के बीच के डिफरेंस हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो किसी भी स्पीशीज़ के फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म and its functional role in the community of organism को कौन कौन सी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकती हैं, जिसमें हमने आज 4 चीज़ें देखी हैं: इकोटोन, इकोलॉजिकल निश, हैबिटेट, और चौथी है होम रेंज। होम रेंज यानी वो स्पीशीज़ उसकी जहाँ जहाँ तक वो पाई जा सकती है वो उसकी होम रेंज कहलाती है। तो मेन पॉइंट्स में क्या है? इकोटोन, इकोटोन मेनली अगर हम देखें तो क्या है? जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। हैबिटेट, सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। होम रेंज क्या है? होम रेंज इज एन एरिया in which animal lives and moves on a daily and periodic basis, which is bigger than habitat, or functional aspects of any species, functional role of any species in its habitat which is unique to that species is called niche. Thank you. आज के लिए इतना ही.